हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सेकंड पार्ट और वीडियो का टाइटल है फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ R&AW GBS सिद्धू एक्सप्लेन्स खालिस्तान, इट्स हिस्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट हमने किया था और उसका जो है बस यही जो टाइटल है, अगर आप डालोगे डिस्क्रिप्शन सर्च करने के लिए चैनल में तो आपको वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे ट्विटर अकाउंट में भी जो है उसको भी फॉलो कर लेना। दोनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इन चीज़ों को लेके फिर इसी पे एडवाइस किया संजय ने कि ये देखो हो गया, हम इसको यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर हाँ, सेकंड जो ऑपरेशन जो 2 में है इसके मेंबर थोड़े बदल गए। संजय गुजर गए जून 80 में और इसकी जगह फिर राजीव आ गया, फिर अरुण नेहरू, फोतेदार, अरुण सिंह और बाद में कमलनाथ साल चलते रहे। तो पहले पार्ट में तो संजय बहुत ड्राइव कर रहा था, वही मेन फोर्स था। दूसरे में राजीव नया था तो अरुण नेहरू, फोतेदार ले गए उसको ऊपर से। और ये जो है अकबर रोड में 2 ग्रुप थे, दोनों के अलग अलग मेंबर। पहले ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करना, अन्य अकाली दल को, और दूसरे का ग्रुप था इलेक्शन जीतनी। प्लान तकरीबन वही थी, भिंडरांवाले खालिस्तान, दूसरे में और ज़्यादा कर दिया। सर हम इसमें एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जब ये चीज़ आगे बढ़ी, जब भिंडरांवाले इस्टेब्लिश हो गया था पॉलिटिकली, और जो आइडिया था कांग्रेस का या जो कांग्रेस की जो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट था कांग्रेस का, उनका ये आइडिया था कि एक हिंदू और सिखों के बीच में एक डिवाइड किया जाए और फिर नेशनल इंटेग्रिटी के नाम पे इलेक्शन को जीता जाए। इसमें ये था कि डिसीजन तो ले लिया जनवरी में, अगले इलेक्शन जो है 5 साल आगे हैं। तो अब जो है ये डिफरेंसेस भी करने, खालिस्तान का इशू भी खड़ा करना, इतनी देर तक कैसे सस्टेन करेंगे? क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है मुझे तो पता नहीं था, जो अल्टीमेटली ब्लू स्टार के मुताबिक आया, जिसमें हिंदुओं में ये यकीन हो जाए कि मुल्क बचा दिया मिसेस गांधी ने तो वोट आप फटाफट दे देंगे। मगर 4-5 साल कैसे चलाया जाए, इसके 2 तरह उन्होंने चलाया। 2 चीज़ें की। पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने कहा अकालियों से बातचीत शुरू कर लो और लटकाते जाओ, सॉल्यूशन न ढूंढो, तो जब भी कुछ हो तो उनको और बतला दो कर। और इसलिए बीच में जो है सॉल्यूशन हो सकता था। दूसरा चीज़ उन्होंने किया कि गवर्नमेंट ऑफ से जैसे R&AW काओ साहब वगैरह को कहा गया कि आप प्लान करिए SFF लेड ऑपरेशन, जिससे भिंडरांवाले को या तो चौक मेहता से उठा लेंगे या फिर जब वो गोल्डन टेम्पल में लेक्चर करता है उस वक्त कमांडो ऑपरेशन, जैसे ये किया था ना ओसामा बिन लादेन टाइप कमांडो ऑपरेशन। तो दोनों लगे रहे। और भिंडरा इनसे बातचीत करनी इसलिए भी ज़रूरी थी अकालियों से कि भिंडरांवाला अगर पीस हो जाता, सुलह हो जाती, तो उसके लिए ऑपरेट करने की जगह नहीं थी। वो कैसे करता, लोग तो सुनते नहीं थे। इधर टेंशन ज़्यादा क्रिएट करनी, उस पीरियड में भिंडरांवाला इसका फ़ायदा उठाते हुए और एक्सट्रीमिज़म करे। अब प्रॉब्लम ये हो गई, 2 तो शुरू तो हो गए, मगर ऐसा भी सोचने लगे कि अगर कहीं ये ज़्यादा उठ गया तो हमें पहले एक्शन ना लेना पड़े। तो जैसे दूध उबलता है उसको थोड़ा आग बढ़ा देंगे तो वो बॉयल कर जाएगा, उतना ही रखिए कि सिमर करे। और उसको इंश्योर करने के लिए 3 ऑफिसर्स का थिंक टैंक बनाया गया, जिसमें PC अलेक्जेंडर थे और कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्ण स्वामी राव साहब, होम सेक्रेटरी चतुर्वेदी। तो ये डे बाय डे देखते थे। सबसे बड़ी एग्जांपल 2 देता हूँ कि क्यों सॉल्यूशन नहीं होने दिए इन्होंने। हमारे फादर इन लॉ जब भिंडरांवाले जुलाई, फादर इन लॉ सरदार स्वरण सिंह वो फॉरेन मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट कंटिन्यूसली वही रहे। पाकिस्तान से शुरू हो गई इनकी पॉलिटिक्स, फिर एक मिनिस्ट्री में थे, फिर बाद में जब पंजाब इधर आए तो गोपीचंद भार्गव, भीमसेन सच्चर में भी रहे। तो बीच में 2-3 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी की इन्होंने। तो वो नेहरू उनको 1952 में पंजाब से यहाँ ले आए
और नेहरू को कि खुद फॉरेन मिनिस्टर थे अपने, तो उनको कोई पॉलिटिकल लेवल का चाहिए था, तो उनको आते ही शुरू कर लिया। पहले तो सिक्किम वालों से बात करी, फिर भुट्टो से 2-3 सेशन हुए, चाइना से हुए, तो वो अनऑफिशियल फॉरेन मिनिस्टर थे। मगर शास्त्री जी ने पहली दफ़ा उनको बनाया फॉरेन मिनिस्टर। शास्त्री जी के बहुत करीब थे हमारे फादर। तो उनको जब भिंडरावाला चला गया गुरु नानक निवास में जुलाई 1982 में, तो ये हरचंद सिंह लौंगोवाल ने मेरे फादर इन लॉ को भेजा गया। उस वक्त जलंधर में रहने चले गए थे कि साहब हमारा पीछा छोड़िए। उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि कांग्रेस ने ये जिन हमारे घुसो दिया यहाँ पर भूत भिंडरावाले, और ये जिन जो है हमारी पीसफुल एजिटेशन को मिलिटेंसी की तरफ ले जाएगा, प्लीज़ हेल्प अस, तो कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो इन्होंने मिसेस गांधी से पूछा भी कर रहा है, वो कहा आप ज़रूर करिए। अब ये जो जितने थे बादल, बलवंत सिंह वाली, सब लोग जेल में थे, सबसे मिले। अकेले लौंगोवाल बाहर थे, टोडा भी जेल में, 12 तक मिलते थे। तो आखिर में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई अक्टूबर-नवंबर 1984 में, वहाँ डिस्कशन किया, अकालियों को बुलाया। एक फार्मूला इन्होंने भिंडरावाले को मिले एक दिन जाके, वहाँ पर कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने पता ही नहीं था कि क्या है। उसने लिखा ऐसे कि बड़े बड़े आदमी आके मिलते थे, डरते थे। जब ये गए, उसमें कुलदीप नायर बैठा था कुर्सी में भिंडरावाले के कमरे में, तो नीचे बैठ गए हमारे फादर सरदार साहब। तो कुलदीप नायर खड़ा हुआ, इन्होंने कहा सरदार साहब ने देखिए इतने बड़े संत के सामने मेरी जगह यही है। उनको खुश करना था, भिंडरावाले से कंसेशन लेना था। तो जब सब चले गए तो भिंडरावाले ने कहा सब कुर्सी पे बैठ जाओ। इन्होंने इसको कहा भिंडरावाले को, देखो तुम गलतफहमी में हो, अगर तुम्हारे मोटरसाइकिल के राइडर्स वगैरह ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर सरकार के पास बहुत ताकत है, अगर चाहें तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे तुम्हें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मिसेस गांधी के मिलने के बाद, तो इसमें तुम भी मैं लाना चाहता हूँ कि तुम भी बतलाओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने पहले तो कहा हिंदुओं के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, ये वो कह रहे हैं कि देखो ये चीज़ें लौंगोवाल ग्रुप के ऊपर छोड़ो, तुम अपनी बतलाओ। इन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई नज़दीकी हैं, अमरीक सिंह और थारा सिंह, वो जेल में चले गए, उनको छुड़ा दो। तो ये तो छोटी चीज़ थी, आके बतलाया भी इनको कैबिनेट सब कमेटी को। आखिर में 3 नवंबर को ये डिस्कशन हुआ, डिसीजन हो गया कि 4 को मॉर्निंग को होम मिनिस्टर पीसी सेठी पार्लियामेंट में ये पढ़ेंगे ये सोल्यूशन। उसमें कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं दी कंसेशन, कि उसके बाद 4 नवंबर को मिलते ही लौंगोवाल अपना एजिटेशन ख़त्म कर देगा। तो ये वो चले गए, 4 को वेट कर रहे हैं। सवेरे फ़ोन आया वहाँ से अमृतसर से, सरदार साहब हमारे पास चिट्ठी आई नहीं। तो ये प्रणब मुखर्जी से बात करते थे, पुराने उनके जूनियर कलीग थे। तो प्रणब मेरे घर में बात हुई, आए हुए थे, प्रणब क्या हुआ चिट्ठी का? कहते साहब पार्लियामेंट में डिसीजन होगा तो उस वक्त भेज देंगे। 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर कौन वहाँ आया अमृतसर से फ़ोन, बादल और बलवंत सिंह मिलते थे इनको। उन्होंने कहा साहब मिला तो है, मगर वो तो चिट्ठी बदल दिया सारा कुछ, बहुत हार्ड लाइन है, हम कैसे बदलें, ये तो हम बंद नहीं कर सकेंगे अपना एजिटेशन। तो इन्होंने फिर प्रणब को कहा ऐसा हुआ। कहता साहब हुआ तो ऐसे है, बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत मेहनत करी पंजाब को बचाने के लिए, मुल्क को, अब मुझे छोड़िए, मैं इस चीज़ से बाहर रहूँगा। तो दूसरी चीज़ 25 अप्रैल 1983 में ये अठवाल था ना DIG जलंधर कमिश्नर, हाँ कमिश्नर पुलिस को DIG कहते थे, तो जलंधर रेंज में वो आया अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, उसको बुलाया गया था। उसके रिश्तेदार ने पता नहीं था, कुछ ऑपरेशन ज़रूर था, वो सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, मैं लिखा नहीं। तो वो जो आया और गोल्डन टेम्पल के बाहर जा रहा था, वहीं मार दिया भिंडरावाले के आदमी ने। 2 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, किसी को उठाने की हिम्मत नहीं। दरबारा सिंह वगैरह कहते रहे यहाँ पर कि साहब ये तो गुरु नानक निवास गोल्डन टेम्पल का हिस्सा नहीं है, तो इसको भेजो, ख़त्म करें। किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त सोल्यूशन हो सकता था, भिंडरावाले पकड़े जाते, मगर पकड़े जाते तो 1.5 साल तो भी इलेक्शन और थी, उसका क्या असर होता और कुछ खराब हो जाता। और इसी तरह तीसरा इंसिडेंट ये है, मैंने एक चैप्टर पूरा लिखा है उसके ऊपर, जो है अबॉर्टेड हेलीबॉर्न ऑपरेशन। तो काउ साहब ने अरेंज किया, वो भी सुनने के बाद मिसेस गांधी को ब्रीफ किया नागरानी साहब ने, काउ साहब ने, और वो कहते हैं सब इतनी तो हमें कैजुअल्टी नहीं मंजूर होगी, तो ख़त्म कर दिया। उस वक्त पकड़े जाता भिंडरावाला तो कोई ख़ास असर नहीं होता, जिंदा तो पकड़े जाते। वो जिंदा मुझे लगता है चाहते ही नहीं थे इस टाइम पर, क्योंकि बहुत कुछ कह देता, मैं तो कांग्रेस का ये किया तो वो किया। तो वो 2 महीने पहले ब्लू स्टार के, जिसमें कुछ मैक्सिमम 50-60-100 मरते, यहाँ हज़ारों मर गए। सर ऑपरेशन ब्लू स्टार की जहाँ तक हम बात करें कि
डू यू थिंक कि डेलिबरेटली ऑपरेशन ब्लू स्टार की नहस तक सिचुएशन को लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिकॉज जो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का जो ऑपरेशन था उसको भी टर्न डाउन किया इंदिरा गांधी ने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भी टर्न डाउन किया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको लेकर के इंडियन आर्मी, मैं आज भी इंडियन आर्मी ऑफिसर से मिलता हूं, कोई भी आर्मी ऑफिसर किसी भी रेजिमेंट का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच रेजिमेंट ही बिलोंग्स फ्रॉम, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और उस कोई क्लेम नहीं करना चाहता उसको एज अ सक्सेस। आप किसी भी गैरिसन में चले जाइए इंडिया कैंटोनमेंट्स में, ब्लू स्टार का ऑपरेशन का आपको नामो निशान तक नहीं मिलता। तो सर ये डेलिबरेटली उसको वहां तक लाया गया बिकॉज सर एक पॉलिटिकल, एक कमिश्नर, अगर आप यू हैव बीन एन आईपीएस ऑफिसर, इस तरह की सिचुएशंस अगर एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल अगर दिलेर हो तो वो जाकर के सिचुएशन को कंट्रोल करके चले किसी टाइम मैंने किताब में शुरू में लिखा कि एक फाइनल सॉल्यूशन जो है इलेक्शन के करीब होगा, हमें नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं जब 83 से अमेरिका में गया, 3rd विजिट थी मेरी, मिसेस गांधी ने यूएन को उस वक्त एड्रेस करना था, तो मेरा काम होता था भाई देखो इसको खतरा है जान को, तुम देखो। तो उस वक्त तक मुझे लोग बार बार पूछते थे भाई मैं सजेशन देता हूँ तो तुम तो उल्टा करवा देते हो। मैं जब वापस आया रास्ते में सोचा कि ये तो मुझे यूज़ कर रहे हैं कोई आदमी, ये एक फैमिली, एक पार्टी और एक इंडिविजुअल, इनका फ़ायदे के लिए मुल्क को गवर्न कर रहे हैं। ये आते ही मैंने फिर सक्सेना साहब उस वक्त बन गए थे डायरेक्टर, मैंने कहा मुझे इससे दूर करिए, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम श्योर दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन एंड आई वांट टू बी इन इंडिया। उन्होंने कहा वेल डन, उन्होंने पहले कहा कि जाओ तुम बैंकॉक का बन जाओ स्टेशन हेड, ये मैं के नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई वांट टू बी इन इंडिया। ये क्या होगा हमें नहीं पता था, पर बड़ा धमाका ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस ऑपरेशन 2 का पर्पज़ ही ये था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उस वक्त ऑपरेशन में 3 मीटिंगें हुई, 23 मई को, 26 मई को और 29 मई को, इसके डिसीजन लेने के लिए जो है कि ब्लू स्टार का कैसे होगा। तीनों में मिसेस गांधी ने, जो जनरल वैद्या ने कहा कि हम घुसेंगे वापस आ जाएंगे, लाइक जो है एक ऑपरेशन होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। तो मिसेस गांधी ने अलेक्जेंडर में, तीनों अलेक्जेंडर ने लिखा सारा कुछ, तो उसने लिखा कि मिसेस गांधी ने पूछा तक नहीं कि कैसे होगा ये, कितने आदमी मरेंगे। तो जब को जो वो हेलीबॉर्न ऑपरेशन है, एसएस वाले हेलीबॉर्न ऑपरेशन को बतलाने आए थे, ब्लू स्टार से कोई ताल्लुक नहीं था उसके। तो होम जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ी बात हुई, उसके ऊपर मैंने एक चैप्टर पूरा लिखा है। तो वहाँ कंफ्यूज किया लोगों को जो है, तो मैंने एक कमेटी बनाई जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसको देखने के लिए। तो वो जो है जब इतने मर रहे थे तो यहाँ इतने, और वहाँ पर भी मैंने किताब में लिखा है, एक उस वक्त DIG BSF थे पंधेर हमारे बैच के, तो जब उसने कहा बराड़ ने कि वी विल एंटर, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं लगेगा जब हम ख़त्म कर देंगे। वो शाहबेग सिंह ट्रेंड आदमी 200 आदमी, और यहाँ कुछ भी नहीं था। तो हेलीबॉर्न ऑपरेशन SS की एडवाइस वाला ख़त्म, और यहाँ उसने कहा पंडित ने साहब ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 100 सिख हैं मिनिमम, और सब आर्म्ड हैं और मर मिटेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। नहीं तुम नहीं जानते, मैं सिख साई को जानता हूँ ये। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो जनरल शाहबेग सिंह ने की, वही जो बांग्लादेश ऑपरेशन में था, हमारे मुक्ति बहिना वगैरह RNW के थे वही ऑपरेशन। तो जिस तरह से बेरहमी से लोगों को मारा गया, और उसमें भी मुझे नगरानी साहब ने बताया, जो डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी थे, जो मैंने चैप्टर 9 में सब कुछ लिखा है, उन्होंने कहा कि मुझे जो है, जो जनरल वैद्या ने और इन्होंने, सुंदर जी ने कहा कि हमें तुम SFF कमांडो दो, जो पहले ऑपरेशन के ट्रेन किए हुए थे। तो मैंने कहते दे दिए, और उन्होंने 4 दिन 3 दिन रख के एक आदमी सिविलियन भेजा जो रेकी करी और सब जगह देख के नक्शा पूरा बनाया कि काल तख्त में ये इतनी गन पोजीशन है, इतने आदमी है, ये वो हैं, वो जनरल बराड़ को दिया। और उन्होंने ये भी कहा CO SFF वालों ने कि साहब जो ये लोग हैं हाईली ट्रेंड आदमी हैं, और स्टेल्थ एंड मूवमेंट, सरप्राइज, स्टेल्थ एंड सरप्राइज इनका मेन इसी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, जितने होस्टेज टेकिंग वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट ये रहेगा कि जो अकाल तख्त के पीछे की सड़क छोटी सी है, वहाँ थोड़ा ब्लास्ट करके सुराख कर लेंगे, मैन साइज, अंदर से घुस के पकड़ लेंगे सब आदमियों को। नहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अकाल तख्त को। तो उनको जैसे फॉर्डर बना दिया, सिकिंग डक, सामने से
कोई कमांडो सामने थोड़ा अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा आधे आदमी मर गए उसमें, जो पैरा 1 के थे आर्मी के, और ये कमांडो जो हाईली ट्रेंड कमांडो ख़त्म करवा दिया। तो क्या कारण था, क्या गुस्से में आए या कोई ऐसा था? हमें लगता है कि उनका तालमेल था, कोई दिल्ली में बैठा सुपरवाइज कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे उसके मेरे लिए कोई एविडेंस नहीं। तभी मैंने आखिर में तंग आके जो लास्ट चैप्टर लिखा है द वे फॉरवर्ड, उसमें सब कुछ कहा है कि जो होना था हो गया, 30-33 कमीशन CSITs बैठ गई हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको ख़त्म करो। ये अब जो है TRC ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप बैठाओ, जहाँ लोगों को एमनेस्टी दे दें, और एमनेस्टी की जो मर्जी बोलो बतलाओ, आपको सज़ा नहीं होगी। असली पता तो लगे क्या हुआ, सिखों को ये तो पता लगे जो 35-36 हज़ार सिख मर गए, बीच में हिंदू भी 80 से लेकर 95 तक, उनको पता तो लगे क्यों मरे, क्या हुआ उनका। कईयों को तो पता ही नहीं लग रहा, मिल नहीं रहे लोग। तो मैंने एक भी ये भी लिखा है कि कोई अच्छी प्रॉपर अपॉलॉजी मिले, जैसे ट्रूडो ने कामागोटा मारो के लिए बहुत बड़ी अपॉलॉजी लिखी, वो तो छोटा सा इंसिडेंट था। सर ये जो डिवाइड क्रिएट किया गया, हिंदू सिख डिवाइड, बहुत सारे पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हमीद गुल ISI चीफ हुआ करते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला, और मुशर्रफ ने और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में बोला है कि भाई खालिस्तान को ज़ियाउल हक का वो एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था, और जब भिंडरावाले मारा भी गया तो उसके नेक्स्ट डे PTV के ऊपर वहाँ अनाउंसमेंट चलाई गई पाकिस्तान में कि आज वो आएंगे और खिताब करेंगे सिख अवाम के साथ, तो इस तरह की मतलब कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की, मतलब PTV तो स्टेट ओन्ड चैनल है। तो हम कहाँ चूक गए, मतलब जो स्टेट है, बिकॉज पाकिस्तान से तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो करेंगे इस चीज़ को सपोर्ट, लेकिन जो डिवाइड कभी क्रिएट कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, हिंदू सिख डिवाइड, वो डिवाइड सर आज इतना बढ़ चुका है कि गदरी बाबू का गुरुद्वारा जो कहते थे कैलिफोर्निया में, अमेरिका का सबसे पहला गुरुद्वारा जो गदर मूवमेंट के जो सिख जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बनाया था, आज की डेट में उन गदरी बाबाओं के जो गुरुद्वारा है वहाँ पे खालिस्तानी इसका कब्जा है। कनाडा में वही सिचुएशन है, UK में वही सिचुएशन है, उनकी आप तकरीरें सुन लें, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन हिंदू हेट्रेड, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स। तो ये जो इतनी बड़ी खाई जनरेट की गई ऑन फॉरेन लैंड और एक स्मॉल सेगमेंट, मैं नहीं मानता कि खालिस्तानी जो आज की डेट में पंजाब में है, क्योंकि दल खालसा की जो हालत है और इनकी वो हम सब देख रहे हैं, तो इंडिया के अंदर सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसमें देखिए असली जो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, वही जो है वन अकबर रोड ग्रुप, और पंजाबी में हिंदी में भी यही कहावत होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसको कौन बचाएगा। मेढ़ जो है खेत को खाए तो वो तो रक्षा के लिए होती है, जिन्होंने रक्षा करनी थी वही इनको डिवाइड कर रहे हैं, वही मुल्क की जड़ें खोद रहे हैं, तो उस वक्त बचाएगा क्यों, कोई नहीं बचा सकता। मगर जब मौका आया, देखो पाकिस्तान ने उधर जनरल ज़िया जब प्रेसिडेंट बने 10 साल रहे 78 to 88, और पंजाब में जो गड़बड़ हुई दोनों इकट्ठी चलती गई, तो वो तो पाकिस्तान तो शुरू से चाहता था स्पेशली बांग्लादेश की लिबरेशन के बाद हिंदुस्तान से बदला लिया जाए और पंजाब में एक बफर स्टेट बना दी जाए ताकि कश्मीर कट जाए, हमारे बीच में ये आ जाए। तो उसने फ़ायदा उठा के पंजाब में थोड़ी बहुत जो पहले स्मगलिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती थी, उसने आर्म्स ट्रेनिंग देने लगी, लोगों को उधर ले जाके ट्रेन करने लगा ताकि पंजाब में बवाल आ जाए, और उस पीरियड में कश्मीर में जो इंसर्जेंसी थी उनको हाइटन और बढ़ा दिया। मैंने लिखा भी है किताब में, लोगों को भी कहता हूँ, तो अगर पंजाब को डिस्टेबलाइज ना करते तो कश्मीर इतना ख़राब होता ही ना, कभी भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर हो रहा है, उतने पीरियड में जो पंजाब में खालिस्तान की कोशिश करी, थोड़े से लोग उठे। एक इसमें यह भी मैंने लिखा कि संजय गांधी ने 2014 की इलेक्शन में खेरली गांव में राजस्थान में स्पीच करी, बाकी तो उल्टा सीधा कहा, मगर उसने मुजफ्फरनगर का हिंदू मुसलमानों का जो राइट्स थे उसके ऊपर में कमेंट किया इसने। तो ये राहुल गांधी जो हैं, राहुल ने कहा कि देखो जो डिससेटिस्फेक्शन है और जो रिजेंटमेंट है लोगों के मन में डाली जाती है, और वो अगर एंगर जो है उसके दिल में पैदा हुआ, उसको कोई एड्रेस ना करे तो एंगर लोगों को टेररिज्म की तरफ ले जाता है। और यही चीज़ जो है पंजाब में हुई। उसको अगर कहें कि पंजाब में बोलो तो बोलेंगे नहीं, चुप है कांग्रेस, मगर पहले तो उन्होंने एंगर डाला, उसको और तंग किया, वो टेररिस्ट थोड़ी देर के लिए बन गए, मगर अगर इतना बड़ा होता
कि वो ख़त्म थोड़ा हो सकता था, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड था और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। ख़त्म करने के तरीके और भी थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सख्ती से किया। एक चमन लाल हमारे बैचमेट थे, जो उस वक्त आईजी थे पंजाब बॉर्डर फोर्स में, आए थे मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा कि विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द सिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बेटर देन ऑल दीज फोर्सफुल मेथड्स विच वाज बीइंग अडॉप्टेड बाय KPS गिल, कि सब एक मर जाएगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो लोगों को दिल जीतो ताकि वो ख़त्म हो जाए, मगर उसको निकाल के बाहर भेज दिया। तो वो दूसरी कहा, उसे लिखा है मैंने इस किताब में। तो पंजाब में क्योंकि थी नहीं कोई प्रॉब्लम, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, मगर हज़ारों सिख मरने पड़े उस चीज़ में। बाहर जो है दो एलिमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ISI, वो तो हमेशा चाहेगा, ज़्यादातर सपोर्ट वहाँ से है। दूसरी चीज़, इन मुल्कों का, कनाडा, अमेरिका, UK का पॉलिटिकल गेन्स हैं, फ़ायदा है। उस वक्त मिसेस मार्गरेट थैचर ने राजीव गांधी को जो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर दे दिए, जिसको फ्लाइंग कॉफन कहते थे, 65 मिलियन ग्रांट एंड एड। तो ऐसा पॉलिटिकल एडवांटेज, कमर्शियल एडवांटेज और जियो स्ट्रेटजिक एडवांटेज जो है दूसरी कंट्रीज़ लेती हैं ज़रूर। तो जो कनाडा में हो रहा है, पॉलिटिकल की बात है कि उनका इतना ज़ोर बढ़ गया थोड़े से लोगों का कि वो कंट्रोल करने लगे। अपना और इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। अमेरिका और कनाडा में जिसके पास पैसे हैं वो पॉलिटिक्स को कर लेंगे इधर। तो इन लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ ग्रुप्स को, खास करके वैंकूवर और अदर बेस में, वो अपने पैसे को यूज़ करके पॉलिटिकली कंट्रोल करवा रहे हैं लोग। तो इसमें मैंने लिखा है कि ये लोग जो कर रहे हैं खालिस्तान वाले, वो वही चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो मिसेस गांधी ने भिंडरांवाले से करवाई थी, अपना शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेम। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा, टाइम लग जाता है तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर काम हो गया हो गया, नहीं तो डिस्टर्बेंस तो चल ही रही है। और मैंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये साला फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल दिस एंड दैट, वो सब एक तरफ हो जाती हैं अगर इनके जियो स्ट्रेटजिक या बिगर इंटरेस्ट सामने आ जाएं। और ये जो राइज ऑफ चाइना हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत है, US एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अगर कहीं इंडिया ज्वाइन कर गया उनको, उस वक्त ये खालिस्तानियों को दूर कर परे कर देंगे, बैक बर्नर पे रख देंगे। अगर उन्होंने चाइना रिजॉल्व कर लिया तो फिर ले आएंगे इनको। तो ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि इन्होंने, US ने दलाई लामा तिब्बत इशू को किया था। निक्सन की 1972 विज़िट जो चाइना में हुई बीजिंग की, उसके बाद तिब्बत इशू को बैक बर्नर में कर दिया। और जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हो गई तो उसको वापस ले आया, दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दे दिया, और फिर वो ऊँचा है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तभी मैंने सजेस्ट किया है कि उसका सलूशन इंडिया बाहर कुछ नहीं कर पाएगा, यही सलूशन है। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि एक तो सर मुझे आप बताइएगा, जो असैसिनेशन हुई इंदिरा गांधी की और फिर जो एंटी सिख जो राइट्स हुए, जिसको लेकर के सिखों में और हिंदुओं में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखों में, जो राइट थिंकिंग हिंदूज हैं पूरे इंडिया में, उन सभी के अंदर उस चीज को लेकर के आज भी गुस्सा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि उसमें जस्टिस नहीं मिला। और ये चीज मैं खुद इस चीज को कहता हूं और सारे हिंदू इस चीज को मानते हैं कि उसमें जस्टिस नहीं मिला। और सेम पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसी ने उसकी वो कीमत चुकाई, इंदिरा गांधी एंड द लीडरशिप। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, अब जाकर के सज्जन कुमार को और इनको जो है वो सजाएं, तो अब वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मेरे 6 पोते पोती हैं, सच सिली स्टेटमेंट्स दैट ही इज मेकिंग। तो उसका सर, एक तो मुझे ये बताइएगा कि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ वो इनएविटेबल था, वो होना ही था। और दूसरा कि क्या अब जो आने वाला जो भविष्य है, अगर उसको हमें अगर संभालना है, तो उसके लिए जो आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो आपने बात करी है, डू यू थिंक एनी गवर्नमेंट विल हैव द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दैट? आपने 3-4 क्वेश्चन आ गए। ये सबसे पहले क्वेश्चन तो जो 7 जून को मैं, जिस दिन भिंडरांवाले के मरने की खबर आई, मैं गुरुद्वारे को गया, वहाँ देखा बगला साहब में, तो वहाँ ऐसे भड़काऊ लिखे हुए थे। मैंने एक कोट भी किया है। तो उस अगले दिन मैंने गैरी सक्सेना को आके, उसका डायरेक्टर थे, उनको कहा कि साहब ये मैं देखा है, मैं सिख हिस्ट्री को जानता हूँ, मिसेस गांधी के ऊपर मुझे लगता है कि 6 महीने में मारी जाएंगी। तो उनको कहा कैसे, तो मैंने कहा इलेक्शन वगैरह में जब जाती है, लिखा है मैंने। तो हुआ वो। उसके बाद
21 अक्टूबर को मैं छुट्टी थी उस दिन, तो मैं इधर से कनाट प्लेस की तरफ आ रहा था, मेरे वाइफ और बच्चे साथ थे। जो अकबर रोड से जिमखाना क्लब की तरफ मैं मुड़ा तो कॉर्नर में एक हिंदू और एक सिख पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, स्टैंड गन उनके हाथ में। तो मैंने वाइफ को कहा कि हुआ इनको कौन लेके आया है, ये तो सबसे आसान तरीका है मरवाने का मिसेस गांधी को। तो हमारा लड़का भी पीछे बैठा था, उसको अभी भी याद है। तो अगले दिन मैंने एक हाथ से लिखा नोट शिक्षाना के लिए कि इनको इमीडिएटली रिलीव किया जाए, कौन ले आया है। मिस्टर काओ ने इनको हटवाया था। तो ये रामन लिखता अपनी किताब में कि वो रामन रोज़ नोट लिखता था उनके जाके। तो उन्होंने कहा कि साहब काओ ने इनको हटवा दिया, मिसेस गांधी को पता नहीं किसने बताया कि ये तो सिख है नहीं, बुरा लगता है। तो उन्होंने पूछा दिल्ली पुलिस स्टेशन से, काओ साहब ने कहा। फिर काओ साहब उनको बुलवा लिया। तो काओ साहब ने कहा आ तो गए हैं, इनको 2 आदमी कभी सिखों को इकट्ठे मत होने देना इंटरनल्स। मगर उस दिन जो है कहते हैं वो सतवंत सिंह था, फोटो बाद में लगा। तो ये सतवंत सिंह ने कहा मुझे बाथरूम है, मेरा पेट ठीक नहीं है, तो इकट्ठे हो गए तो मरना ही। मगर जो लेके क्यों आया इनको लोगों को, मगर इतना आसान तरीका नहीं होता मरने का। ये कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप की है, मुझे नहीं पता। मिस्टर काओ साहब ने एक पेपर लिखा है, 3 लिखे हुए हैं, एक तो मर्जर ऑफ सिक्किम के ऊपर, एक बांग्लादेश की लिबरेशन, तीसरा पेपर जो है मिसेस गांधी असैसिनेशन। 7 थे, मगर ये 3 जो हैं काओ साहब के मरने के बाद 2002 में 25 साल तक क्लोज हैं। ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में है। तो मैंने यही लिखा है कि उसको खालिस्तान, ये जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन का खोला जाए कि क्या लिखा है उसमें। और इतना बड़ा कांड हो गया उसका कागज़, अब कितनी देर और इंतज़ार करोगे। दूसरी चीज़ जो है, ये क्यों शुरू हुआ सिख प्रोग्राम, वो मैंने किताब में लिखा है। एक विनय सतपथी हैं, उन्होंने हाफ लाइन जो नरसिम्हा राव के ऊपर किताब लिखी है 2016 में। अभी उन्होंने इकोनॉमिक टाइम का एक सप्लीमेंट है, उसमें लिखा इंटरव्यू में कि जब राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की ओथ मिली 630 के ऊपर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल ऑफिस से टेलीफोन किया नरसिम्हा राव को कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस मोस्ट प्रोबेबली जो है उसको जो फौतेदार ने किया हो, तो वहीं से कि हम तुम्हारी जो कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजरी पावर ऑफ दिल्ली पुलिस हम ले रहे हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। तो लेना क्या था, वो तो राइट्स को कन्वर्ट कर दिया प्रोग्राम में, सारा कंट्रोल अपने बस ले लिया। और उसकी जिम्मेदारी तो डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर है। जो हुआ 3 दिन तक कुछ हुआ ही नहीं। मैंने लिखा है उसमें, पुलिस का वायरलेस नेट जो है 3 फ्रीक्वेंसी गोल्फ 1 गोल्फ 2 3 मैं 3 दिन मॉनिटर किया। उनमें जो बात हमने सुनी था, जब पुलिस का हम रिकॉर्ड कर लेते थे किताब, और जिसको मैंने कहता है कि शेम, बुक ऑफ शेम आई वुड हैव रिटन कि क्या क्या हुआ। फिर भी 7-8 इंसिडेंट दिए हमने। और जहाँ तक कि ये अब और कितना देर लटकाएंगे, कितने का आदि सज्जन कुमार हुआ जेल में, 2-4 और चले जाएंगे। तो जो है जस्टिस ढींगरा ने 2019 में जनवरी में रिपोर्ट लिखी, उनमें कहा कि बहुत कुछ हो गया, मगर उन्होंने विद इन ए वीक और 10 डेज आउटलुक में इंटरव्यू दी। उन्होंने कहा कि देखो जो हमने 190 केस का रीओपन किया था, उसमें कोई ऐसा केस नहीं है जो दोबारा और हो जाए इन्वेस्टिगेशन। 2-4 केसेस में अपील हो सकती है रिवीजन के लिए। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बतलाई कि देखो 35-34 साल के बाद क्या जस्टिस, खुद मर गए लोग, विटनेसेस नहीं रहे और उनके जो घर वाला कोई रहा नहीं, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप लोगों को फ़ायदा होगा जो अखबार लिखते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, 2 न्यूज़ मिल जाती हैं। तो उसी के कारण मैंने लिखा कि अब कितनी देर वेट करेंगे। जो रोष है लोगों का, कोई भी हिंदू जितना सेंसिबल था दिल्ली में थोड़ा, उन्होंने तो बचाया। मैंने लिखा कि हमें भी कैसे बचाया लोगों ने। तो उन्होंने तो सिखों को पनाह दी, सिख हिंदुओं की। ये तो शर्म की बात है कि कोई कहे कि इतना डिफरेंस है। तो इन लोगों को पता ही नहीं जो बैठे थे वहाँ पर कि कश्मीरी ज़्यादा थे और गुरु तेग बहादुर ने अपनी जो है प्राण त्याग दिए इनको बचाने के लिए। जो जहाँ पर अब गुरुद्वारा शीशगंज है, वो उस वक्त कोतवाली थी, तो उनका सर अलग कर दिया धड़, मगर मुसलमान नहीं बने। उन्होंने कह दिया था कश्मीरी पंडितों को कि जाके औरंगजेब को बतलाओ, अगर मुझे मुसलमान बना देंगे तो हम सब बन जाएंगे। तो उन्हीं के लिए जान दी। यही इनमें से कोई बाप दादे परदादे होगा उनमें, इन लोगों का, वो भूल गए। और वहाँ पर जहाँ जो रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहाँ धड़ उसकी जलाई गई थी, तो वहाँ के सामने 2 आदमी मर गए। तो वहाँ कमलनाथ खड़ा था सामने। तो इनको ये नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है हिंदुस्तान की, हिंदू सिखों की। तो ये इसी का सलूशन हमने सोचा कि साहब कोई, अब
सबसे पहले तो कोई अभी पार्टी जैसे पहले राजीव गांधी आया वो तो सोल्यूशन नहीं करेगा, फिर उसके बाद आए वो जो वीपी सिंह वगैरह, फिर वाजपेयी साहब की बड़ी कोalition गवर्नमेंट, तो फिर कांग्रेस की भी कोalition, तो इनसे कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती थी। अब जो है बीजेपी में मिस्टर मोदी की पहली स्टार कार उसमें भी मेजॉरिटी आई, दूसरे में इम्प्रूव हो गई, अब नहीं हो सकता तो फिर कभी नहीं होगा। यही मैंने लिखा, एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई पॉपुलर डिसीजन हो ना हो दूसरी बात, ज़्यादातर पॉपुलर ही होगा, इसमें क्या चीज़ है, इतने हज़ारों सिख मर गए, उसका कुछ ना कुछ तो करें। एंड द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी विल सपोर्ट करेगी, यही तो मैंने लिखा है कि वो तो खुश होंगे, पता लगा। करने वाले कौन से थे, या तो कांग्रेसी थे या गुंडे एलिमेंट हो गए उसमें मारने के लिए। कैसी कैसी बातें हुई, किताब पढ़नी मुश्किल है, 2-3 किताबें लिखी हैं उन लोगों ने इसके ऊपर, मैंने ज़्यादा नहीं टच किया, सिर्फ जो है एक जो तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन का बतलाया क्योंकि मैं सुना रात को, और 2-4 और 5-6 बड़ी शर्म की बात, लिख ही नहीं पाता आदमी उस चीज़ को कि ये अपने घर में हो सकता है। एक जकरिया खान था, गवर्नर था 18वीं सेंचुरी पंजाब में 70, तो उसने जो है हर सिख के ऊपर जो था रिवार्ड रखा हुआ था, किसी सिख के बाल काट के लाएगा इतने पैसे दूंगा, किसी सिख का हेड ला के आएंगे उसको इतने कंबल दूंगा, तो वो जो सिस्टम था। और दूसरी चीज़, कोई सिख को अगर पनाह देगा घर में, उसका लूटना मारना वाजिब होगा, तो यही दिल्ली में हुआ उस वक्त। तो हमें तो लिखा है किताब में कि जकरिया खान का टाइम आ गया उस वक्त, और वो भी अपने मुल्क में, और वो भी अपने भाइयों से मरवाया। हो सकता है कि इसमें से कई सिख जो हैं पाकिस्तान से हिंदुओं के साथ आए होंगे, वो मुसलमानों से तो बच गए, यहाँ हिंदुओं ने मार लिया उनको, मरवा दिया, मारना क्या उनको, उनसे मरवा दिया। ओह, कैसे सोच सकते। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। एंड सभी जो देखने वाले हैं, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ें। हिस्ट्री जैसा हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हमेशा वही नहीं होती। हिस्ट्री कई बार बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत अलग होती है। तो खालिस्तान की जो कंस्पिरेसी है, जिसको लेकर के ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, हर किसी को क्लियर पिक्चर नहीं है, किसी बिट्स एंड पीसेस में लोगों ने सुना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये बुक जीबीएस सिद्धू साहब की आप ज़रूर पढ़ें, और देखते रहिए डिफेंसिव ऑफेंस। फ्रेंड्स, रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर, इतनी गंदी पॉलिटिक्स, इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि आपने हमारे सोल्जर्स को जैसे कठपुतलियां होती है ना, वो समझ के उनको भेज दिया अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, जबकि पता था कि वो सामने से जब जाएंगे अंदर गुरुद्वारे के तो उनका बचना जो है मुश्किल है। और वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से सब किया, क्योंकि उनको पॉलिटिकल गेन था, इलेक्शंस दूर हैं, तो इलेक्शन टाइम तक उसको करते जाना है ताकि इलेक्शन टाइम तक उनको फायदा हो और वो जीत सकें। ओ माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता कि ह्यूमन लाइफ की कीमत उन्होंने क्या देखी। दुनिया ने, इंडियंस ने आपको बनाया अपना कंट्री का लीडर ये सोच के कि आप इंडिया को आगे लेके जाओगे, और आपने पॉलिटिक्स खेलने लग गए उन्हीं इंडियंस के साथ जो आपके साथ थे। इंडिया को तो आगे बढ़ाना दूर की बात है, आप उन्हीं की लाइफों के साथ खेलने लग गए, और ऐसा खेल खेला कि एक डिवीजन लाने की कोशिश कर दी बिटवीन हिंदूज एंड सिख। और जिसका वो जो बोल रहे थे, जो वायलेंस हुई थी, वो तो मैंने भी देखी हुई है और हमने आपसे शेयर भी किया था। मुझे अभी तक याद है जिस तरह से हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम डर गए थे अपने पेरेंट्स को देख के, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स की हालत थी कि भाई अब हम पे अटैक होने वाला है, क्योंकि अब सिखों को हिंदुओं ने कुछ कर दिया, अब सिख बोल रहे कि हम आएंगे सबको मारने, और उन्होंने कहा कि अब इस एरिया में आ जाएंगे। तो मतलब इतना डर हो गया था, और हम छोटे छोटे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों इन दो मतलब सिख हिंदू ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। और छत पे चढ़ के देखो तो धुआं ही धुआं दिखता था दूर कि वहां आगे लग रही है, ये लग रहा है, सारे लोग अपनी छत पे चढ़ के देखते थे क्या हो रहा है। इट वॉज वो चीज, सोचो उस टाइम की अभी तक नहीं भूलती, अभी तक याद है। कोई हमारे पास कुछ नहीं था तो क्या करा बड़ों ने कि घर के अंदर जो
काटने के लिए सब्जियां चाकू है वही रख के अपने हाथ में, सब पेरेंट्स ने, पापा लोगों ने, सारे जो मेन थे फैमिली के, उन्होंने कहा कि वही चाकू रख के अपने घर में, सब इकट्ठे ही थे बाय चांस उस टाइम, एक ही घर में हम सब इकट्ठे थे। तो मेरे ख्याल से उस टाइम शायद छुट्टियों का टाइम था या कुछ था, यहाँ मिले हुए थे कि हम लोग वहीं पे मिलते हैं, आई डोंट नो, पर सब हम लोग उस एक ही घर में थे। और सब बड़ों ने जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया था, हमसे छुप छुप के बात करते थे पर हमें समझ में आ जाता था, कोई ना कोई बच्चा सुन लेता था, फिर हम एक दूसरे को बताते थे फिर बैठ के कि ये हो रहा है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो किचन में चाकू हैं वो सब लेके रखेंगे और रात को कोई नहीं सोएगा, ताकि अगर कुछ हो गया तो उन चाकुओं से फाइट करेंगे। सोचो, पर थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर हम लोग बहुत डरे हुए थे और वो कभी नहीं भूल सकता जिस तरह की हालात थे। और मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद जितने भी सिख थे कम्युनिटी में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना एक एरिया बनाएंगे जहां हम सिख ही रहेंगे। और अगर आपको पता है, मेरे ख्याल से राजौरी गार्डन है, अब वहां पे वो सब मूव कर गए राजौरी गार्डन। हमें इतना गंदा लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, कि उनको भी ये लग रहा है कि हमारी सेफ्टी के लिए बेटर है कि हम सब इकट्ठे एक जगह को एटलीस्ट सेफ तो फील करेंगे। बहुत बहुत गंदा टाइम था। और ये सब क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पॉलिटिक्स खेली एक जीतने के लिए। शर्म आनी चाहिए। पर बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने आके ये बात की, नहीं तो हमेशा ये किसी को पता नहीं चलना था क्या हुआ, क्या अंदर की क्या बात है। और ये जो हिंदू और सिख के बीच में इन्होंने हेट्रेड पैदा की है ना, क्या क्या मिलेगा इनको? लाइफ उनकी भी कैसे खत्म हुई, मैं तो यही बोलूंगी। वही जैसे ये कह रहे थे कि जो किया उसका नतीजा तो भुगतना पड़ा, पर कंट्री के साथ जो किया बहुत गलत किया। राइट। तो काफी मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि अभी जो है मोदी जी की सरकार है मेजॉरिटी में, तभी ये सामने आ पाए हैं। वे कह रहे हैं कि मैं सामने आ पाया हूँ कि अगर अभी नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते। अब इन्होंने जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंड हुआ, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं बोल रहे थे, मगर इन्होंने इतना ज़रूर क्लियर कर दिया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जीतना था। तो जीतने के लिए उन्होंने एक बैड एलिमेंट तैयार किया, वो था भिंद्रावाला। तो भिंद्रावाला को ऊपर उठाया, जिससे उनको पता था कि वो टेररिज्म एक्टिविटी करेगा, और उनका ये गोल था कि वो टेररिज्म एक्टिविटी करता रहेगा, फिर एक दिन हम उसको ख़त्म कर देंगे, सारे हिंदुओं का वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे। राइट। तो पहले ये था कि आप देखिए कितना, अगर ये सही प्लान है, कितना ईविल प्लान है कि आप देखें कि हिंदू और सिख आराम से रहते हैं, इनके माइंड में ये आता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कि एक बैड एलिमेंट करें जो दरार डाले, जो अपना कंट्री मांगे तो उससे दरार पैदा हो जाएगी, फिर हम जाएंगे उसको स्क्वाश कर देंगे और जो हिंदू हैं वो हमें वोट दे देंगे। राइट। ये उनका प्लान था। कभी भी चाहते तो वो भिंद्रावाला की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, मगर उनने ये प्लान चालू किया 5 साल पहले। तो बहुत मौके आए बीच में सॉल्व करने के, बट वो कहा था अभी सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, हमें तो इलेक्शन से पहले सॉल्व करना है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, आपने देखा ही कितने लोग मरे, हमारे लोग भी मरे, वहाँ के लोग भी मरे। और उसके बाद गोल्डन टेम्पल में जो सेक्रेट प्लेस है वहाँ पे ये सब हुआ। और उसके बाद ऑब्वियसली सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मार दिया। राइट। तो बुरा प्लान था, एंड भी बुरा हुआ, और सब कुछ उसके बाद रॉयट्स हुए और बुरा हुआ। तो मतलब किसी के इतने बुरे प्लान से इतनी सारी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम आई है। अब इसका क्यों नहीं होता, मतलब लोगों को क्यों होल्ड नहीं करते रिस्पॉन्सिबल कि आपने किया था, आपको जेल होगी, आपको ये करेंगे, वो बोल रहे हैं 35 साल बीत गए हैं, जैसे कह रहे हैं इतने साल बीत गए, मगर सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि हिंदू भी बड़े खुश होंगे ये जानकर कि हिंदू और सिख में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी ने क्रिएट की थी। राइट। तो वे कह रहे हैं कि सभी लोग बहुत खुश होंगे जान के कि कोई बैर नहीं है, ये क्रिएट किया गया था बैर पॉलिटिकल गेन के लिए, एक्चुअली कोई थी नहीं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब मुसलमान कन्वर्ट कर रहे थे हिंदूज को, राइट, तो जो सिख हैं उन्होंने कहा कि मैं कन्वर्ट नहीं होगा, अगर मैं कन्वर्ट हो गया तो हम सब हो जाएंगे। राइट। मतलब मैं नहीं होने वाला। अल्टीमेटली उनका गला काट दिया, वो कन्वर्ट नहीं हुए। राइट। तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए कहां, मतलब एक थे और उसको कितना बुरा कर दिया।
राइट। और आज भी जैसे वो कह रहे हैं कि ये गुस्सा है आपस में जस्ट बिकॉज ऑफ ये। तो आई होप कि कुछ सालों बाद जब न्यू जनरेशन आएंगी वो भूल जाएंगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। होपफुली वो तभी होगा अगर बैड एलिमेंट्स को खत्म कर दें। अब इन्होंने एग्जांपल दिए कि यूके में, कनाडा में, यूएस में बैड एलिमेंट्स अभी भी हैं, बैड एलिमेंट्स अभी भी हैं, और वो जो है पूरी कोशिश करते रहेंगे बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम आईएसआई। सो ये भी इन्हें क्लियर किया कि एक्सटर्नल अब लोग आ चुके हैं, आईएसआई उनको हेल्प करता है यहाँ बखेड़ा करने में। अब इसी को अगर लिंक करें फार्मर्स के, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी जो बैड एलिमेंट्स है वो यही, इनके हिसाब से बहुत लोगों ने कहा कि आईएसआई ने कुछ करवाया है, फॉरेन बैड एलिमेंट्स है जो करा रहे हैं। तो ये पूरी एक ही बात है। तो आई होप कि ये सॉल्व हो। आई होप जैसे वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मिस्टर कॉल थे कि इन्होंने जो लिखा था जो नेशनल लाइब्रेरी में सील्ड है, मेरे ख्याल से उसको ओपन करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए कि क्यों सील करी गई है और सच्चाई जाननी चाहिए। बट एटलीस्ट इन्होंने तो सच्चाई बता दी है, तो उससे मतलब उससे ज़्यादा मेरे को तो जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। बट बहुत दुख होता है कि ऐसे भी कोई पार्टी है जो ऐसा सोच सकती है और जो ऐसा कर सकती है। इट इज़ बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत दुख हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप बताना कमेंट सेक्शन में आपके क्या थॉट्स हैं, शेयर करना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।